सब्जियों की कीमतें आसमान छूने की वजह से आम लोगों का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी महंगे प्याज की वजह से हुई, जो गरीबों की थाली का अहम हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में प्याज की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली में भी 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। देश के ज्यादातर शहरों में प्याज की कीमतों में कुछ ऐसा ही हाल है। ये हाल तब है जब माना जाता है कि नवरात्रों में प्याज की खपत में कमी आती है। ऐसे में नवरात्र खत्म होने के बाद प्याज की कीमतें और बढ़नी तय मानी जा रही है। यही वजह है कि प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार भी एक्शन में आई। प्याज की जमाखोरी को रोकने के लिए और रिटेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट यानी प्याज रखने की सीमा तय कर दी गई है। अब थोक कारोबारी सिर्फ 25 मीट्रिक टन यानी स्टॉक पर पाएंगे, जबकि रिटेल कारोबारियों के लिए लिमिट 2 मीट्रिक टन होगी। इसके साथ ही सरकार ने करीब 10,000 मीट्रिक टन प्याज इंपोर्ट करने की पहल भी शुरू कर दी है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जा सकते हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पिछले कई दिनों से राजधानी में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई इलाकों में तो अभी तक जल जमाव से राहत नहीं मिल पाई है। और इसी बीच एक बार फिर इतनी बारिश हो गई कि लोग उससे बेहाल हो गए। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें डूबकर गाड़ियां भी बह गईं। आसमानी आफत से सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें मोटरसाइकिलें तैरती हुई नजर आईं। जो लोग घरों में थे उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, तो जो लोग बाहर निकल चुके थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में भारी परेशानी हुई। पानी में डूबने से लगभग सभी जगहों पर सड़कों का कोई अता पता नहीं था। पानी के तेज बहाव ने लोगों को और डरा दिया। सबसे बुरा हाल तो अंडरपास का दिखाई दिया। गाड़ियां जैसे तैसे वहां से निकलती हुई नजर आईं। लगातार हो रही बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। इसी बीच राज्य के राजस्व मंत्री कुछ इलाकों में हालात का जायजा लेने के लिए निकले, तो उन्हें भी घुटनों तक पानी में चलकर जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने तिरंगे को हाथ में नहीं लेने की बात कही। 14 महीने हिरासत के बाद वो पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने साफ किया कि वो राज्य में आर्टिकल 370 लागू कराने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगी। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर से 4 अगस्त 2019 की स्थिति बहाल नहीं होती, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तिरंगे पर दिए महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासत गरमाने में देर नहीं लगी। बीजेपी ने बयान के लिए महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला और उन पर केस दर्ज करने की मांग की, तो कांग्रेस ने महबूबा मुफ्ती के बयान के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन इलेक्शन। लेट मी टेल यू, मैं जो आईन जिसके अंदर में इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता है, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शन। लेट मी टेल यू दैट। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है। महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि फौरन महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करे जम्मू कश्मीर पुलिस, और इनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। इन्होंने देशद्रोह किया है, राष्ट्र का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। मैं इस पटल से आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी का धर्म और कांग्रेस पार्टी का सिर सिर्फ तिरंगे के सामने झुकता है। अगर हमारा कोई धर्म है तो वो तिरंगा है। अगर हमारा सर गर्व से झुकता है तो वो तिरंगे के सामने झुकता है। इसलिए तिरंगे के बारे में कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट एक अपना दृष्टिकोण है कि हमारा दिल, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा अभिमान है तिरंगा, और तिरंगे के बारे में हम तो कुछ भी बात ना तो सुन सकते हैं ना सहन कर सकते हैं। वो क्या कहती हैं, एक वो चीफ मिनिस्टर रही महबूबा जी, क्योंकि उनके वालिद साहब लीडर थे। अब उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए
कोई ना कोई किसी न कोई आवाज़ तो पैदा करनी है, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे की बात नहीं है, ताकि कश्मीर में लोग उनकी बात सुन सकें और उनका कहना, हाँ कहना ना कहना कोई मायने ही नहीं रखता है आज के दिन। वो कुछ भी मानती रहें, लेकिन एक बात साफ हो गई है, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। उन्होंने तिरंगे का तिरस्कार किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है और उन्होंने ये सब तिरंगे के प्रति अपनी वफादारी शर्तों पर तय की है। वो ये भूल जाती हैं कि इस देश के 130 करोड़ भारतीय तिरंगे के लिए अपना खून, अपनी जान देते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं। उनके इस तरह के बयान उनके लिए और अधिक गुस्सा, क्रोध पैदा करेंगे। और भारत में यदि किसी में यह भ्रम कभी रहा हो कि इन लोगों ने हमारे संविधान की शपथ उठाकर इस देश के साथ वफादारी का ऐलान किया था, तो वो ये देख लें कि ये किस तरह के लोग हैं और इनकी देश के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति क्या वफादारी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल का दौरा पड़ने पर कपिल देव को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी एंजियोप्लास्टी की। अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि कपिल देव को आईसीयू में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई। साथ ही यह भी बताया गया कि अगले कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। कपिल देव की तबीयत की खबर खराब होने के फैलते ही फिल्म जगत और क्रिकेट से जुड़ी कई हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। दिल्ली में 35 दिन बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4038 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 19 सितंबर को दिल्ली में कोरोना के कुल 4071 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,48,000 के पार पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान पानी में ढह गया। जिस नदी के पास ये मकान बना था, उसमें बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया, जिससे आसपास के कुछ मकान उसमें डूब गए, लेकिन एक मकान देखते ही देखते उस पानी में समा गया। इस हादसे ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मोहल्ले में बने उस मकान का निचला हिस्सा नदी के पानी में पूरी तरह डूबा था और वहां लोगों की काफी भीड़ भी जमा थी। तभी वो मकान पानी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, एक दूसरी तस्वीर में नदी के पानी के बीच कुछ और मकान गिरने के कगार पर नजर आए, जिससे लोगों में खौफ भर गया। हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों ने उन मकानों से अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला। जीतू पटवारी ने सिंधिया को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए पूछा कि उनका गुस्सा सिर्फ एक महिला के लिए ही क्यों है। 2 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताई थी और उनके अपमान का बदला लेने और कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कही थी, जिस पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। जीतू पटवारी ने सिंधिया की मिमिक्री की और उन्हें निशाने पर लिया। इस दौरान मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य की नकल उतारी और ये पूछा कि उनका गुस्सा सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों आता है। सिंधिया ने इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताई थी और उनके अपमान का बदला लेने की बात कही थी। और अब कांग्रेस को एक मौका मिला है सिंधिया पर हमला करने का और जीतू पटवारी मंच पर उनकी नकल उतारते हुए नजर आए। बिहार के मुंगेर में चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस कार्रवाई के दौरान न्यूज़ 18 की टीम भी वहां खतरे के बीच मौजूद रही। नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को पहले चरण में वोटिंग होनी है।
लेकिन मतदान से पहले देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी गंगा नदी के रास्ते अवैध हथियारों को ले जा रहे थे। आरोपियों को यहाँ से लेकर ये लोग जो टीम जिसने पकड़ा था और उसके बाद वॉकी टॉकी पे सूचना दी थी इलाके के एसपी को, एसपी यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उन दोनों आरोपियों को लेकर पहले जा चुकी हैं। इस कार्रवाई के दौरान मुंगेर की एसपी लिपि सिंह गश्त पर थी। उन्हें जैसे ही आरोपियों की खबर मिली, पूरी टीम चौकन्नी हो गई। खतरे के बीच हमारी टीम भी वहाँ मौजूद रही। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इलाके की एसपी है वो है और हम उनके पीछे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने अवैध हथियारों के बैग गंगा नदी में फेंक दिए। इसके बाद काफी देर तक तलाशी अभियान चला और पुलिस ने जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद कर लिए। 7.65 mm की गोलियां हैं और इन्होंने इस तरीके से टेप मेरे ख्याल से इसीलिए कर रखा है, प्लास्टिक भी है, वो है कि अगर ये पानी में भी फेंक देंगे तो छुपाने के लिए बहुत आसान तरीका है। अवैध हथियारों का गढ़ कहे जाने वाले मुंगेर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे देखते हुए जिले में सुरक्षा का पहरा काफी कड़ा कर दिया गया। मुंगेर के उन इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी गई जो जमुई जिले से लगते हैं। बिहार का जमुई जिला झारखंड की सीमा से लगा है और इन इलाकों में नक्सली हमलों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। लगातार पेट्रोलिंग पूरी रात भी होती है कि कोई इस पार से उस पार ना जाए, हथियारों का तस्करी ना हो। गंगा नदी के रास्ते अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। चुनाव की वजह से इन इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो ये जो देरा क्षेत्र होता है, जैसे मुंगेर में 58 किलोमीटर का है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता करना पड़ता है, ज़्यादा हम लोग को गश्ती बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम में। पुलिस का दावा है कि मुंगेर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए वो लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पेट्रोलिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 28 तारीख को मतदान हो, यहाँ पे जो वोटिंग हो वो सही तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो। मुंगेर के अलावा बिहार के जमुई और लखीसराय जिले की विधानसभा सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग होनी है। ये दोनों जिले भी नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। ईडी ने करीब 15 साल पुराने एक मामले में पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा है और 27 अक्टूबर को जालंधर के ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है। रनिंदर सिंह पर 2005 और 2006 के बीच विदेश में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू की है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन करके उसे उकसाने की कोशिश की। अपने सालाना सैन्य अभ्यास के कार्यक्रम में ईरान की सेना ने एक से बढ़कर एक मिसाइलों की नुमाइश की, जिसके सामने आए वीडियो में एक मैदान में मिसाइलें फायर होने के लिए बिल्कुल तैयार दिखी और जब चली तो धरती कांप उठी। कई किलोमीटर दूर तक कान फाड़ देने वाली आवाज की गूंज भी सुनाई दी। मिसाइलों के जखीरे को देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान दुश्मन को खुली चुनौती दे रहा हो। सैन्य अभ्यास के वीडियो में एक के बाद एक जमीन से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें फायर होती नजर आईं। इतनी तेजी से मिसाइलें उड़ी कि पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गई और फिर आंखों के सामने से छूमंतर भी हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसानों ने कुछ अधिकारियों पर सड़क घोटाले का आरोप लगाते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले से ही उनके सस्ते दर पर जमीन खरीदी गई, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की घोषणा की गई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ क्योंकि उसी जमीन के बदले खरीदारों ने सरकार से ज्यादा मुआवजा लिया। उनका आरोप है कि इस बात की जानकारी पहले से ही कुछ अधिकारियों को थी और उन्होंने मिलकर ये घोटाला किया। इस मुद्दे पर किसानों ने सड़क पर लुढ़कते हुए अपना विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। सड़क पर लुढ़कते ही किसान बड़े अधिकारियों के दफ्तर तक पहुंचे। वहां भी उन्होंने काफी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में किसानों ने अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया गया कि ये मामला लखनऊ एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने से जुड़ा है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।